स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डीएनए की बात लेना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर तो हम इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूक्लियोटाइड की चेन या न्यूक्लियोटाइड से बना है। शक्ल में ज़ाहिरन कैसे नज़र आता है, फिजिकल कैसे पाया जाता है। इसमें 3 साइंसदानों का कंट्रीब्यूशन है। एक 1951 कहा गया है, साइंटिस्ट का नाम है एरविन चरगाफ। एरविन चरगाफ ने एक प्रेडिक्शन की थी। उसने ये कहा था कि किसी भी सेल में जितने अमाउंट में एडेनिन पाया जाता है उतने ही अमाउंट में थायमिन पाया जाता है। इसी तरह जितनी अमाउंट में ग्वानिन पाया जाता है उतने ही अमाउंट में साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल यहाँ है ही। यानी हमने नाइट्रोजन बेस की 5 अकसाम बताई थी, उसमें से एक टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स इधर नहीं है। कौन से? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट्स, वो नहीं है। यहाँ पर है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये मौजूद है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि जितनी क्वांटिटी में ए है उतनी क्वांटिटी में टी है, जितनी क्वांटिटी में सी है उतनी क्वांटिटी में जी है। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। यानी जितनी मकदार में किसी सेल में प्यूरिन्स होंगे उतनी ही मकदार में पायरिमिडीन्स होंगे। ये बताया, लेकिन क्यों है ये नहीं बता सका। फिर 2 और साइंटिस्ट आ गए, उनमें से एक का नाम मॉरिस विल्किंस है और दूसरे का नाम रोजलिन फ्रैंकलिन है। मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन, इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझे पहली दफा देखा। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन का सिंपल मतलब यह है कि डीएनए का एक्सरे इमेज लिया इन्होंने। जिस तरह एक्सरे में हम जिस्म की हड्डियों को खोले बगैर हड्डियों का इमेज ले सकते हैं, इसी तरह इन्होंने क्या किया है, एक समझो कि टेस्ट ट्यूब में या ग्लास पॉट में डीएनए का सॉल्यूशन रखा है अंदर, ये तो पानी की तरह है। इधर फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। फोटोग्राफिक प्लेट की खूबी ये होती है कि ये लाइट पड़ने पर ब्लैक हो जाती है, या एक्सरे का जो शीट है वो फोटोग्राफिक प्लेट कहलाता है। इधर से इन्होंने रोशनी डाली, रोशनी इस उम्मीद के साथ कि जो रोशनी डीएनए से टकराएगी वो वापस आएगी और जो डीएनए के आसपास से गुजरेगी वो इधर पड़कर इसको ब्लैक करेगी। तो इस तरह से यहाँ जो इमेज बना वो इस तरह से था, इस तरह से। इस इमेज को कहा गया डबल हेलिकल। यानी यहाँ पहली दफा पता चल गया कि डीएनए का मॉलिक्यूल 2 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन पर मुश्तमिल है। या इसी लफ्ज़ को मैं दोबारा क्लियर करूं, न्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स पर मुश्तमिल है। और ये दोनों चेन सीधी नहीं है बल्कि ट्विस्टेड अगेंस्ट ईच अदर है, या देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हेलिकल फॉर्म में है। दूसरा, इन्होंने डिस्टेंस मालूम किया। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, इनको स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, इज 2 नैनोमीटर्स, या इसकी थिकनेस हम कह सकते हैं 2 नैनोमीटर की यहाँ से। तीसरी बात इन्होंने ये मालूम की कि देयर आर टर्न्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका क्या मतलब हुआ? एक खास फासले के बाद जाकर एक टर्न आ जाता है। एक टर्न ये है, दूसरा टर्न ये है, तीसरा टर्न ये है, और इन टर्न्स के दरमियान का फासला बराबर है। और वो फासला कितना है? दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स। ये 3 मालूमात इन्होंने हमें दे दी डीएनए के बारे में। किसने? मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने। फिर इसके बाद जाकर 1953 में 2 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया और उन्होंने इन दोनों की मालूमात का फायदा उठाया। वो साइंटिस्ट कौन थे? इनमें से एक था सर जेम्स वॉटसन और दूसरा था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक, ये 1953 की बात है।
इनमें से जेम्स वाटसन ये एक रिसर्चर था और फ्रांसिस क्रिक उसका स्टूडेंट था, पीएचडी का स्टूडेंट। इस दौरान मैं दोबारा बताता हूँ कि वाटसन और क्रिक ने चेरगाफ के मालूमात से भी फायदा उठाया और मॉरिस विल्किंस और रोज़लिंड फ्रैंकलिन की मालूमात से भी फायदा उठाते हुए डीएनए की कंप्लीट स्ट्रक्चर पेश की। एक जुमला मैं भूल गया, चेरगाफ ने जो कुछ बयान किया था उसको चेरगाफ रूल कहते हैं। चेरगाफ रूल क्या कहता है कि प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट टू पायरिमिड्स, या A इज ऑलवेज इक्वल टू T, C इज ऑलवेज इक्वल टू G। ये चेरगाफ रूल कहलाता है। तो वाटसन और क्रिक ने तफसीली मालूमात भी पेश की, साथ में उसका एक मॉडल बना के दिखाया हमें, और इन्होंने डीएनए की जो तफसीलात बताई उस वक्त, वो तफसीलात अब तक एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो इनकी मालूमात क्या थी? सबसे पहला नुकता तो ये था, डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा कि डीएनए डबल दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। देखें, थोड़ा तवज्जो करें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, है ना। ये इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं, इसी को स्ट्रैंड भी कहते हैं। मैं समझा सका आपको? यानी न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं और स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, डीएनए एक नहीं बल्कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल है, या दूसरे अल्फाज में डीएनए दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। और दूसरा जुमला, दूसरा नुक्ता क्या कहलाता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से सीधी नहीं है बल्कि ये हेलिकल फॉर्म में है, इस तरह से जिगजैग स्टाइल में। तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये हुआ। समझ आ गया ये? अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या कही, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इस लाइन में भी दो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहला नुकता याद रखें, पैरेलल किसे कहते हैं? अब मैं फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, पैरेलल का मतलब होता है दो स्ट्रेट लाइंस। लेकिन पैरेलल का असल मतलब ये है, ये दो लाइनें हैं जो कहीं एक दूसरे को नहीं काटती। नहीं काटने की वजह क्या है कि इनके किसी भी नुक्ते का फासला आप नापेंगे तो ये फिक्स बराबर होना चाहिए। इसीलिए अगर देखने में कोई चीज ऐसे लगे तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इसके बावजूद हम इसको भी पैरेलल कह सकते हैं। क्यों पैरेलल? यहाँ जो फासला है वही फासला इधर भी है, वही फासला इधर भी है, वही फासला इधर भी है। तो ये डिस्टेंस एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक दोनों स्ट्रेट के दरमियान बराबर है, इसलिए इनको पैरेलल कहा जाता है। वरना ये स्ट्रेट चेन कहेंगे तो ये तो स्ट्रेट चेन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, हर स्ट्रैंड के एक एंड को 3 डैश एंड, दूसरे को 5 डैश एंड कहा जाता है। इसका 3 डैश एंड इधर है, 5 डैश एंड उधर है, तो उसका क्या होगा? ये 3 डैश एंड होगा, ये 5 डैश एंड होगा। ये 5 डैश और 3 डैश क्या है, इसको मैं यहां थोड़ा सा क्लियर करूं। हर न्यूक्लियोटाइड में मरकजी किरदार राइबोस को हासिल है। इसके यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप में OH है तो रिएक्टिव है। इधर ये कार्बन नंबर 3 है, इस पर OH है, इसलिए ये भी रिएक्टिव है। और यहाँ कार्बन नंबर 5 पर इनडायरेक्टली ऊपर OH है तो ये भी रिएक्टिव है। तो इसको 3 इसलिए कहा कि ये कार्बन नंबर 3 है। डैश का मतलब है रिएक्टिव। इस एंड को क्या कह रहे हैं? 5 डैश। 5 डैश का मतलब क्या है? यहाँ जो कार्बन नंबर 5 था उसके ऊपर फॉस्फेट था और वो भी OH की वजह से रिएक्टिव था। इसका मतलब इस चेन का ये 3 डैश का मतलब क्या है? यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 पर OH इस तरह लगा हुआ है, और यहाँ जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है इसके कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है। ये 5 डैश कहलाता है, ये 3 डैश। ये समझ में आ गया?
3 डैश का मतलब क्या है? कार्बन नंबर 3, यहाँ जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 पर OH लगा हुआ है, इसलिए वो रिएक्टिव है, यानी यहाँ से चेन आगे बढ़ सकती है। और 5 डैश का मतलब क्या हुआ? यहाँ जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैचमेंट की गुंजाइश है। ठीक हो गया। एंटी पैरेलल क्यों रखा गया है, इसकी भी वजाहत इन्होंने की। यह नुकता समझ में आ गया सबको? एंटी पैरेलल। अच्छा, अब ये एंटी पैरेलल क्यों है, इसकी वजह ये बताई गई कि इसी एंटी पैरेलल होने की वजह से ये मुमकिन हो सका कि एक का जहां पर पायरिमिडीन में से एक होगा उसके सामने प्यूरीन में से एक होगा, और इन नाइट्रोजन बेसिस की डायरेक्शन इनवर्डली होगी। ये है असल पॉइंट, इनवर्डली होगी, वरना क्या होना था, अगर ये एंटी पैरेलल की शर्त नहीं होती तो ये फर्ज करें न्यूक्लियोटाइड की चेन होती, और दूसरे में न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस दोनों के राइट साइड पर होते हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन ये एंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये इस तरह से होते, इस तरह से होते, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकते। एक को आपने यूं रखा, दूसरे को उल्टा करके रखा, तो क्या हुआ, दोनों के नाइट्रोजन बेसिस अंदर की तरफ आए, और अब इन नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बने। मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर नुक्ता लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड्स को हमने कहा कि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक का प्यूरीन्स ऑन वन स्ट्रैंड ऑलवेज फेस pyrimidine on the opposite strain. क्या हुआ है यहां पर, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, इसमें अगर प्यूरीन है तो उसके सामने हमेशा पायरिमिडीन होगा। दोनों में फर्क क्या है, प्यूरीन सिंगल रिंग वाले हैं, पायरिमिडीन डबल रिंग वाले हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से पैरेलल हो सके। तवज्जो करें, मैं क्लियर करूं। अगर ये शर्त ना होती कि इधर प्यूरीन है तो उधर पायरिमिडीन होना चाहिए, उधर प्यूरीन है तो इधर पायरिमिडीन होना चाहिए, अगर ये शर्त ना होती तो कहीं पर ये अरेंजमेंट यूं हो जाती, कहीं पर इधर भी प्यूरीन पायरिमिडीन, इधर भी पायरिमिडीन, कहीं इधर भी प्यूरीन इधर भी प्यूरीन। तो जहां ये दोनों प्यूरीन होते, ये हिस्सा इस तरह से बड़ा हो जाता, फैला हुआ होता, जहां दोनों छोटे हैं तो ये तंग हो जाता, और जहां एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा है वो नॉर्मल हो जाता। तो इनकी शक्ल यूं हो जाती, ये फिर पैरेलल नहीं रहती। अभी बिल्कुल पैरेलल है, तो वजह क्या है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक अगर इधर दो रिंग वाला कोई नाइट्रोजन बेस है तो इधर एक रिंग वाला होगा, इधर दो रिंग वाला है तो उधर दो रिंग वाला, एक रिंग वाला होगा। इसकी वजह से जो डिस्टेंस था वो स्मूथ रहा। तो यह एक नुक्ते को हम दो हिस्सों में तकसीम करके बता रहे हैं। पहले क्या बताया, प्यूरीन्स ऑन वन स्ट्रैंड ऑलवेज फेस पायरिमिडीन ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। एक तो ये हो गया, इसमें भी मखसूस है, एडेनिन ऑलवेज फेस थाइमीन। अगर फर्ज कर लें ये एडेनिन है तो दूसरी स्ट्रैंड में यहां पर क्या होगा, उसके सामने हमेशा थाइमीन होगा। यानी फर्ज करें ये एडेनिन है, इस तरह से दो स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है, तो इधर क्या होना चाहिए, थाइमीन होना चाहिए। ये उल्टा होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। ये एंटी पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इस तरह से, ये कार्बन नंबर 1 है तो यहाँ पर सिंगल नाइट्रोजन स्पेस, और इसी तरह इसको भी देख लें, इसकी डायरेक्शन ये है। और अगर यहाँ पर मसलन थाइमीन में से कोई होगा तो इधर क्या होना चाहिए, गुआनिन में से या एडेनिन में से कोई होगा। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से, मैं दोबारा बताता हूँ। एडेनिन अगर जिस स्ट्रैंड पर एडेनिन होगा तो उसके सामने हमेशा दूसरी पर क्या होगा, थाइमीन।
सिमिलरली अगर कहीं पर ग्वानिन है तो उसके सामने हमेशा साइटोसिन होगा, साइटोसिन। और अहम तरीन बात यह है कि बोथ स्ट्रेन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड याद है ना आपको? मैं इसको यूं बनाता हूं, या ये सिंगल आप यूं समझ लें, ये न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड्स हैं, एक ये है एक ये है। इधर फर्ज कर लें ये एडेनिन है तो इधर थाइमिन है। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इनको ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे। ये फर्ज करें ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है। तो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो अब सवाल पैदा होगा, एक में 2 क्यों बने, दूसरे में 3? तो स्ट्रक्चर में फर्क है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से। जिसमें जितनी गुंजाइश है उतना ही होगा, इतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो एडेनिन एंड थाइमिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, while cytosine and guanine form 3 hydrogen bonds. तीन बॉन्ड्स बनेंगे। ये बात समझ में आई? एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं। यही लाखों हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो मिलकर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देते और जोड़ के रखते हैं। ठीक हो गया ये? सर इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा कर्व होते हैं। नहीं, वो कर्वेचर का मसला और है, वो मैं आपको बताता हूँ। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं यहाँ तक जी। अब आपको बताते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 strands is 2 nanometers। ये 2 strands हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ये कैलकुलेटेड है, ये 2 नैनोमीटर है। कहीं भी कोई कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। और पहले भी बताया, इसी कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेन्स की वजह से ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक हो गया? अच्छा, देयर आर टर्न्स इन स्ट्रेन्स, दोनों स्ट्रेन्स में टर्न्स हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब हम इसी को यूं भी कह सकते हैं, दैट इज आफ्टर ईच 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर, इसका क्या मतलब है? ये दोनों स्ट्रेन्स हैं, ये इस तरह बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि हुआ क्या है, ये इस तरह से टर्न्स पर है। ये टर्न और इस टर्न के दरमियान का फासला बराबर है। फासला क्या मतलब? इस टर्न से लेकर इस टर्न तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड का पेयर है। इस टर्न से इस टर्न तक भी 10 न्यूक्लियोटाइड्स का पेयर है। कितना है? हर 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक टर्न आता है। लेकिन ये टर्न, तो थोड़ा तवज्जो करें, एक कंफ्यूजन सामने आ सकती है।
यहाँ तो समझ में आ रहा है कि फासला 2 नैनोमीटर होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे को टच कर रही है। Yes. टच करेंगे तो फासला कम होगा, लेकिन ये टच नहीं कर रही। ये असल में हेलिक्स की शक्ल में, आपने बाजार में देखी होगी, नीचे दुकान, ऊपर किसी ने मकान बनाया है, पहले रास्ता रखा नहीं है तो गोल से सीढ़ियां लगाते हैं। जी सर। उन सीढ़ियों के एंड्स कभी एक दूसरे को टच करते हैं? नहीं करते, बस वो सीढ़ियों की तरह है, गोल सीढ़ियों की तरह। तो तस्वीर में ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसमें तो यहाँ टच होता हुआ महसूस होता है, लेकिन 3 डायमेंशन में आप इसको देखेंगे तो ये टच नहीं करेगा। इसी तरह एक और मिसाल आपको बताता हूँ। ये जो डेकोरेशन पीसेस हैंग किए जाते हैं सीलिंग से, तो वो ऐसा लग रहा है कि घूम के नीचे आ रहा हो, लेकिन वो है उसी जगह। तो वो भी इसी तरह से बनाया गया है हेलिकल फॉर्म में। तो डिस्टेंस यहाँ भी 2 नैनोमीटर है, यहाँ भी जो हमें महसूस होता है कम लग रहा है, वहाँ कम नहीं है ये टर्म्स। और द डिस्टेंस बिटवीन 2 turns is 3.4 नैनोमीटर्स। यहां से यहां तक का फासला कितना है? 3.4 नैनोमीटर है। अच्छा, ये कैलकुलेशन तो मॉरिस विल्किन वगैरह की थी। इन्होंने इसकी एक और कैलकुलेशन मालूम की। इधर थोड़ा तवज्जो करो, ये तवज्जो है ना इधर। ये एक ही स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड साथ साथ मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान का फासला है 0.34 नैनोमीटर्स। यानी परेशान नहीं हो, ये फर्ज करें एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके जरिए जुड़े हुए हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं ना। तो मैं आपको ये जो फासला बता रहा हूं, ये दरअसल एक ही स्ट्रैंड में मौजूद 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान का फासला है। दूसरे अल्फाज में ये फासला फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का है, जो कितना है? 0.34 नैनोमीटर। तो यहां से यहां तक कितने न्यूक्लियोटाइड्स थे? 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो ये फिगर आएगा। मैं और आसान कर देता हूं। देखें, फर्ज करें ये न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक ही चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स है, मसलन ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6, 1 और 2 के दरमियान फासला कितना है? 0.34 नैनोमीटर। 2 और 3 के दरमियान भी वही है, 3 और 4 के दरमियान भी वही है, 4 और 5 के दरमियान भी ये है। अगर हम 10 का कैलकुलेट करें टोटल फासला तो कितना होना चाहिए? 3.4, यानी 0.34 into 10 करेंगे तो क्या आएगा? ये फिगर आएगा। आगे बात समझ। और ये इन्होंने सारी चीजें कैलकुलेट की और इस मॉडल को, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक्सेप्ट किया गया और अभी तक भी एक्सेप्टेड है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। लिहाजा अब हमें मान लेना चाहिए कि डीएनए की स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर वही है जो वाटसन और क्रिक ने पेश की। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर। जी, तो टाइम जरा देखते हैं। हो गया सर, टाइम हो गया है। और थायमिन के निस्बत साइटोसिन और डोपामिन के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा जी। 3 है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तीनों मिलके। वरना एक और चीज याद रखिए, इन 2 स्ट्रैंड के दरमियान आपने जो बॉन्ड्स बनाने हैं ना, वो डॉटेड फॉर्म में दिखाना है। डॉटेड फॉर्म में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डॉटेड है। तो एडेनिन और थायमिन में 2 बॉन्ड बनते हैं, उनके दरमियान 3 बनते हैं, तो जाहिर है वो दोनों आपस में ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं एज कम्पेयर टू दीज 2।